सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा चरण 1915 से लेकर के 1935 तक का कहानी। और इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हो चुका है और महात्मा गांधी अपने तरीके से आंदोलन प्रारंभ कर चुके हैं। हमने पिछला क्लास में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया था और अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद ही आज के क्लास आपको देखना है। चलिए, हम लोग रिवीजन अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। टॉपिक यानी कि चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है, जिस कारण से मैं अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आता हूँ। एक बार हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 22 तक होता है गांधी जी के द्वारा, जब तुर्की का विभाजन हो जाता है। और तुर्की का विभाजन ही सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहता है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा, काफ़ी सारा चीज़ था, सरकार की दमनकारी नीतियाँ, इतने सारी चीज़ों के कारण गांधी जी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया और आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करो, इससे क्या होगा, अंग्रेज को नुकसान होगा और वो भारत छोड़ के चला जाएगा, हमें आज़ादी मिल जाएगी, है ना। लेकिन इतनी जल्दी आज़ादी मिलने वाली कहाँ थी। जब गांधी जी को लगने लगा कि ये आंदोलन से कोई ख़ास परिणाम निकल कर नहीं आएगा, है ना, यानी कि इतना जल्दी आज़ादी हमें नहीं मिलने वाली है, तो गांधी जी को चाहिए था कुछ रास्ता, कुछ बहाना, जिससे कि आंदोलन को वापस लिया जा सके। और वो हो गया चौरी चौरा में। जब पुलिस थाने पर हमला किया गया, वहाँ पे आग लगा दिया गया, तो 22 पुलिसकर्मी उसमें मारे गए थे, जिस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। जैसे गांधी जी आंदोलन वापस लेते हैं, गांधी जी का ही विरोधी सब कोई हो जाता है ना। जितने सारे नेता सब थे, सब कोई गांधी जी का ही आलोचना करने लगते हैं। और इसी के बीच शुरू होता है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। पहला चरण हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद। और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण कहाँ पे हो रहा है, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। लोगों का मानना था कि जब जनता का जो उत्साह है वो एकदम चरम सीमा पर था, तो गांधी जी को ये आंदोलन वापस करना कुछ सही नहीं था, ऐसा लोगों का मानना था। तो लोग क्या बोले कि अब हमें गांधी जी की आवश्यकता नहीं है, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। और अब नरम दल से नहीं, यानी कि एकदम उदारवादी तरीके से नहीं, किस तरीके से, उग्रवादी तरीके से अब लड़ाई होगा, है ना। और इसी में थे हमारे आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह। तो इन सब के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो एक क्रांतिकारी नेता थे, क्रांतिकारी दल के थे, क्या बोलते, गरम दल के। पढ़ेंगे आज ये सब आज ही के क्लास में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए, तब कांग्रेस दो दलों में बढ़ गया था, है ना। और स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में, 23 को। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात कांग्रेस दो दलों में बढ़ गई। इनमें से एक दल था परिवर्तनवादी और दूसरा दल था अपरिवर्तनवादी। एक दल चाहते थे कि कांग्रेस में कुछ परिवर्तन होना चाहिए और दूसरा दल चाहते थे कि नहीं, कांग्रेस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक दल जो परिवर्तनवादी दल के थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई। ये नाम आपको याद रखना है। वे चाहते थे कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए और परिषदों को उनके अंदर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस में बदलाव चाहते थे, वो चाहते थे कि अब हमें संसद में, यानी कि जो असेंबली होता था वहाँ पे, केंद्र असेंबली, वहाँ पे घुस करके अब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। तो वही हमने लिखा है परिषदों, यानी कि विधान परिषद का बात कर रहे हैं। विधानसभा विधान परिषद होता है ना, यानी कि केंद्र असेंबली समझ सकते हैं आप। तो वहाँ पे घुस करके अब हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और दूसरा दल जो अपरिवर्तनवादी था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल,
राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, इतने सारे लोग थे। वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, है ना, कहाँ पे? गया में, गया बिहार, जिसके अध्यक्ष थे C.R. दास। और इस अधिवेशन ने परिषदों में ना जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, है ना, यानी कि अब हमें परिषदों में जाना है, यानी कि असेंबली में घुस करके अब हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस प्रस्ताव के समर्थकों ने वर्ष 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, और जिसके अध्यक्ष थे C.R. दास और सचिव के पद पे थे मोतीलाल नेहरू। ये लाइन भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष के पद पे कौन थे? C.R. दास और सचिव मोतीलाल नेहरू जी। और यह पार्टी स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई, यही है स्वराज पार्टी। फिर जून 1925 में जब C.R. दास की मृत्यु हुई, तब स्वराज पार्टी में भी संकट होने लगा, और 1928 आते आते स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। यहाँ पे स्वराज होगा, स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। तो देख पा रहे हैं कि ये स्वराज पार्टी का गठन तो हुआ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, है ना। तो लास्ट में गांधी जी भी बोले कि इस तरीके से अगर हम लोग अपना दल को विभाजित करते रहेंगे तो देश को आज़ादी नहीं मिल सकती है। तो अंततः स्वराज पार्टी को समाप्त करना पड़ा, और 1928 आते आते अपनी समाप्त हो गई। तो स्वराज पार्टी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो बनेगा, और जैसे C.R. दास परिवर्तनवादी दल से जो संबंधित थे उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन कौन, ये सब पूछा जा सकता है। तो C.R. दास थे, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई, जो हमने यहाँ पे बोल्ड किया है उसको आप एटलीस्ट याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से देश में युवाओं को निराशा हुई, जिससे उनके अंदर यह भावना उत्पन्न हुई कि केवल हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है ना। लोगों को लगा कि गांधी जी जितने मतलब जो अहिंसात्मक नीति को अपनाए हैं और जिस तरीके से वो असहयोग आंदोलन को वापस लिए हैं, जबकि जनता का उत्साह एकदम चरम पर था, चरम सीमा पर जनता की उत्साह मनोबल सब एकदम चरम सीमा पर था, यानी कि टॉप पर। लेकिन गांधी जी ले लिए असहयोग आंदोलन का वापस, जिस कारण से लोगों में निराशा हुई, सब लोग फ्रस्ट्रेशन में चले गए, और काफ़ी सारे युवाओं के दिमाग में ये ख्याल आया कि अब हमें आज़ादी केवल और केवल हिंसात्मक तरीके से ही मिल सकती है। अंग्रेज लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, है ना। तो इन युवाओं ने रूस में, चीन में, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि क्रांतियों से प्रेरित होकर के ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए पुरानी संस्थाओं जैसे कि युगांतर समाज, अनुशीलन समिति, ये सबको पुनर्जीवित किया गया। सिंपल सा बोले तो ये सब कुछ सोसाइटी है जिसका गठन किया गया था। सॉरी, सोसाइटी नहीं, मतलब कुछ संस्था है, पुरानी संस्था, जैसे कि युगांतर समाज, फिर अनुशीलन समिति। तो ये था इंट्रोडक्शन, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। अब देखते हैं क्रांतिकारी संगठन। तो प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों का वर्णन निम्नलिखित है। क्या क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, इसको शॉर्ट में HRA आप याद रख लीजिए, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, HRA की स्थापना हुई। और स्थापना किसने किया? तो सचिन सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये दो नाम आपको याद रख लेना है। अखिल रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई है, और करने वाले कौन थे? सचिन सान्याल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हेतु
एक सशस्त्र विद्रोह का संगठन करना था, यानी कि सीधा सीधी वो ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। बहुत ही उग्रवादी दल के थे ये लोग, जो मतलब इस एसोसिएशन में शामिल थे। सब चाहते थे कि ब्रिटिश सत्ता को अब जड़ से उखाड़ने का टाइम आ चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एकदम हिंसात्मक तरीके से। वर्ष 1925 में एचआरए क्रांतिकारियों के दल द्वारा हरदोई से लखनऊ जा रही एक रेल को, यानी कि ट्रेन को, काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। उसमें खजाना था, ब्रिटिश खजाना, तो सोचा कि चलो इस खजाना को ही लूट डालते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जितने सारे मेंबर थे वो इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, जिसमें सरकारी खजाना शामिल, मतलब सरकारी खजाना था, और इसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो काकोरी कांड के बारे में तो आप सभी को पता होगा, मूवी में भी देखे होंगे कि किस प्रकार से इस एसोसिएशन में जितने सारे लोग थे वो इस ट्रेन को लूटे थे। लखनऊ जा रही ट्रेन को, हरदोई से लखनऊ जा रही थी ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि काकोरी में लूटा गया था तो इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1925 में। इस घटना के बाद क्रांतिकारी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। अंग्रेज पूरा जोर लगा दिए उन सबको पकड़ने के लिए। तो बाद में काफ़ी सारे लोग पकड़ा गए, और पकड़ने के बाद ही उनको, कईयों को तो फांसी की मुकदमा, मतलब फांसी दे दिया गया था। तो काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और काकोरी संयंत्र केस नामक मुकदमा चलाया गया था, और इस केस में 17 लोगों को जेल की सज़ा हुई, 4 को तो आजीवन कारावास का दंड मिला, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इतने सारे लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो ये सब आपको याद रखना है। और राम प्रसाद बिस्मिल का जो प्रसिद्ध नारा है वो हम सभी जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लाइन इन्हीं के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो चंद्रशेखर आज़ाद भी एचआरए से संबंधित थे, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से, किंतु वे पकड़े नहीं जा सके, है ना। ये जो काकोरी कांड हुआ था इसमें आज़ाद जी भी शामिल थे, लेकिन ये नहीं पकड़े गए। फिर बाद में अंग्रेज़ों से इनका कुछ मुठभेड़ हो जाता है अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। वहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंग्रेज़ों से सामना होता है। वहीं पे आज़ाद जी अपनी जो बुलेट रहता है, ये सॉरी जो राइफ़ल रहता है या फिर बंदूक में जितने सारे गोलियां था, सब गोली से अंग्रेज़ों को मारते गया, और जो आखिरी गोली आज़ाद जी को लग गया था कि अब हमको मतलब शायद हम नहीं बचेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ इसको चारों तरफ से घेर चुका था। तो आखिरी गोली से आज़ाद जी खुद को मार लिए, है ना, खुद को मार लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथों वो मरना नहीं चाहते थे। यानी कि आज़ाद जी को जब लगा कि अब हमें मतलब कोई उम्मीद नहीं है अंग्रेज़ों के द्वारा, अब हम कभी भी मारे जा सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि खुद ही अपनी गोली से मार लो। तो ये थे हमारे आज़ाद जी। तो इसी एसोसिएशन से संबंधित थे, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके। बाद में ये सब कहानी हुआ जो मैंने आपको बताया। फिर भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो 1926 में भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। अब हम लोग भगत सिंह के बारे में और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, और देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो स्थापना होती है 1928 में। तो देखिए, वर्ष 1928 में आज़ाद जी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना।
और भगत सिंह इस संगठन के प्रमुख नेता थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जब भगत सिंह जब आज़ाद जी से मिले थे ना, तो आज़ाद जी भगत सिंह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो भगत सिंह को ही इसका नेता बनाया गया है। इस संगठन के प्रमुख नेता थे भगत सिंह। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज से पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। देखिए, साइमन कमीशन हम लोग अगला टॉपिक में ही पढ़ेंगे। ये क्या था? साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे, और यही 7 अंग्रेज मिल करके, यानी कि जितने सारे मेंबर थे सब अंग्रेज थे, यही भारत की प्रगति का रिपोर्ट देने वाले थे और चेक करने वाले थे। यानी कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? कोई बाहरी आदमी करेगा, जो सही नहीं था। इसी का विरोध हुआ था, और विरोध करने वाले प्रमुख में थे एक लाला लाजपत राय जी भी। लेकिन इन पर लाठीचार्ज किया गया और इतना ना मारा गया कि हमारे लाला लाजपत राय जी स्वर्गवासी हो गए, यानी कि लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। तो इसी का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह थे वो अपना उग्र रूप दिखा रहे थे। तो इस घटना से क्रुद्ध होकर HSRA के क्रांतिकारियों ने, और कौन कौन, तो प्रमुख नाम है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, है ना। HSRA के क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी, नाम क्या था? सांडस। तो सांडस की हत्या कर दी। यही सांडस था जिसके नेतृत्व में लाठीचार्ज किया गया था, और इसी से लाला जी का देहांत हो गया था। तो सांडस को मारने में इन सब का योगदान था, खासकर भगत सिंह। फिर HSRA के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्यों तथा जन क्रांति की आवश्यकता के विषय में जनता को जागरूक करना आवश्यक है ना। ये लोग चाहते थे HSRA के जितने सारे मेंबर हैं, हम प्रमुख मेंबर में अगर भगत सिंह को बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी चाहते थे कि उनके उद्देश्यों को जन समूह तक फैलाया जाए, और इसके लिए ये लोग एक स्टेप ये उठाएं कि काम करते हैं, हम लोग केंद्र असेंबली में जाके बम फेंकते हैं। इससे अंग्रेज़ों को अंदाज़ा लग जाएगा कि अब मतलब ये टीम कुछ करने वाली है, ये लोग भी एक्टिव हो चुका है। लेकिन बम फेंकने का उद्देश्य ये नहीं था कि वहाँ के लोगों को मारा जाए, बल्कि ये उद्देश्य था कि अंग्रेज़, मतलब कि एक प्रकार से बोले तो अंग्रेज़ अभी सोए हुए हैं, उसको जगाने का एकमात्र रास्ता यही है। और बम फेंककर इस मामले को इतना हाईलाइट करना चाहते थे ताकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी जितने सारे लोग थे वो लोग हाईलाइट हो जाए पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ब्रिटिशों के प्रति और भारतीयों के प्रति, ब्रिटिशों के लिए भी और भारतीय लोगों के लिए भी भगत सिंह हाईलाइट हो जाए, और भगत सिंह का जो उद्देश्य है वो जनसमूह तक फैलाया जाए, है ना। अगर कोर्ट घुसाएगा, कोर्ट ले जाएगा तो कोर्ट से ही जहाँ से हो पाएगा, कटघरे से ही लोगों को अपने उद्देश्य को बताना था। तो यही है कि HSRA के नेताओं ने निर्णय लिया कि अब राजनीतिक उद्देश्यों को और जन क्रांति की आवश्यकता के जितने सारे विषय थे वो लोगों को भी, जनता को भी बताना जरूरी है। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्र असेंबली में बम फेंक दिया। बम क्यों फेंका था? तो बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों के एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। बहरों यानी कि किसको बोल रहा है? अंग्रेज़ों को। वो लोग अभी सोए हुए हैं, वो लोग को लग रहा है कि भारत कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो एकमात्र जगाने का उद्देश्य यही था। और इससे भगत सिंह, आज़ाद जी जितने सारे लोग थे, यानी कि HSRA एक चर्चा का विषय बन गया। और जैसे चर्चा का विषय बना, भगत सिंह सभी जनवासियों को, यानी कि जनसमूह को अपना उद्देश्य बता सकते थे। चाहे वो जज के सामने हो या किसी कोर्ट के सामने हो, जहीं भी खड़ा किया जाए अपना उद्देश्य लोगों को बता सकते थे।
तो इस बम कांड के बाद भगत सिंह और दत्त ने भागने का भी प्रयास नहीं किया था, बल्कि स्वयं को जानबूझकर गिरफ्तार करवाया था, क्योंकि वे क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे, है ना। ये जो अदालत था ना उस टाइम, कोर्ट, उसी को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। कौन? भगत सिंह और बाकी सदस्य जो भी शामिल थे। तो अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे और इसी के जरिए लोगों को अपना उद्देश्य बताना चाहते थे। फिर कालांतर में HSRA के अधिकांश क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा भगत सिंह जी सोचे थे वैसा हुआ नहीं, हुआ कुछ और ही, और अंग्रेज के द्वारा ये जानबूझ के किया भी गया था। हालांकि भगत सिंह का उद्देश्य तो भली भांति यही था कि किसी को नुकसान ना पहुंचे इस बम धमाके से, लेकिन ब्रिटिशों को मौका मिल गया बहुत बड़ा कदम उठाने का, और आरोप लगा दिया कि भगत सिंह एक अपराधी है, वो लोगों को मारने के उद्देश्य से वहाँ पे बम फेंका था, तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। किनके साथ? HSRA के क्रांतिकारियों के साथ पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और जिसके विरोध में उनके द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ की गई। तो जेल में कैदियों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता था। गंदा इन द सेंस कि अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, एक जानवर के जैसा बिहेव किया जाता था, मारपीट किया जाता था, प्रताड़ना दिया जाता था, जिस कारण से वहाँ के जितने सारे लोग थे, मतलब कैदी सब थे, खासकर HSRA के मेंबर सब जिनको कैद किया गया था, वो लोग वहीं पे भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया। भूख हड़ताल इतना खतरनाक था, इतना दिन तक रहा कि अंग्रेज़ों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। फिर 64 दिनों के बाद एक क्रांतिकारी जिनका नाम था जतिन दास, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है, मामला पूरा हाईलाइट हो जाता है, देश विदेश तक ये खबर फैल जाती है, और इसी घटना से पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया। और जनता बहुत सारा, जब लोगों का इस तरह अगर गुस्सा हो जाएगा अंग्रेज़ों के प्रति, यानी कि अंग्रेज़ों के विरोध में अगर गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा तो मामला गंभीर हो सकता था। तो जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे जेल में इन लोगों के साथ तो व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा था, कैदियों के साथ ना ही अच्छा खाना दिया जा रहा था, और बहुत ही प्रताड़ना दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती कबूल करवाया जा रहा था, मतलब अलग अलग आरोप थोपे जा रहे थे। तो इसी के चलते यहाँ के क्रांतिकारियों ने वहाँ पे भूख हड़ताल प्रारंभ किया, और 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की जब मृत्यु हो गई, मामला पूरा हाईलाइट हो गया, अंग्रेज सब भी चर्चा में उभर गया। और जब पूरा देश भर में लोगों में जब गुस्सा उमड़ गया, तब लगा कि कुछ बड़ा घटना ना हो जाए, जिस कारण से अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। यहाँ पे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी मामला आगे बढ़ते रहा, और भगत सिंह पर, सुखदेव के ऊपर और राजगुरु के ऊपर जो सोचा अंग्रेज वो हुआ भी। ये लोग चाहते थे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे ही, मतलब फांसी देना ही है, और फांसी दे भी दिया था। फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। पूरी तरीके से ये साजिश था। भले ये लोग गरम दिल के नेता थे, लेकिन सांडस को हत्या किए थे, बहुत अच्छा किए थे। लाला जी को जिस तरीके से मारा गया था वो सही नहीं था, अपना अधिकार का मांग रखा गया था वहाँ पे। अब साइमन कमीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, सारा का सारा मेंबर अंग्रेज, वही लोग बताएंगे कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी का विरोध हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। लाला जी ना ही हथियार उठाए थे ना ही कुछ किए थे, लेकिन उसको मार दिया गया था। तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी और HSRA की टीम, जो नेतृत्व करता थे लाठीचार्ज का, सांडस, उसको हत्या कर दिया। और जब वो बम फेंका था तो उसका उद्देश्य ये नहीं था कि लोगों को वहाँ पे जान लेना, यानी कि असेंबली में जितने सारे मेंबर थे उनको मारना, बल्कि अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि अपना उद्देश्य जनता को बताएं। लेकिन मामला कुछ और हो गया, और यहाँ पे भगत सिंह जी को और सुखदेव, राजगुरु सबको आपराधिक मुकदमा चला करके 1931 में 23 मार्च को फांसी की सज़ा दे दिया गया, जो कि बहुत दुखद है। और इस दिन शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। शहीद दिवस, इस दिन को कभी नहीं भूला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन
1928 का बात है। तो नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया था। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसी को बोला जाता है साइमन कमीशन, जिसे सामान्यतः साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन ही थे, अंग्रेज अधिकारी। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कुल 7 मेंबर थे इसमें, है ना, और 7 का 7 तो अंग्रेज थे। अतः सभी भारतीयों ने कमीशन की घोषणा का विरोध किया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में उसका विरोध आरंभ हुआ। वर्ष 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अंसारी, उसने कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर अंसारी जी भी हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। फिर हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया और राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था। यानी कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा ना, तो भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और गो साइमन करके नारा लगाया गया था। तो कमीशन के भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन आरंभ हो गया। इस समय राष्ट्रवादी उत्साह और एकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। फिर 3 फरवरी 1928 को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। कमीशन जहां जहां भी गया वहीं हड़तालें और काले झंडे दिखा करके साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। साइमन वापस जाओ यानी कि गो साइमन, जहाँ से आया था वहीं चल जाओ। फिर जनता के विरोध को दबाने के लिए सरकार द्वारा निर्मित दमन एवं पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया गया। तो इसको कुचलने के लिए अंग्रेज सब पुलिस प्रशासन का सहारा लिया और मद्रास में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। लाहौर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इसी में हमारे लाला जी यानी कि लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। और लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया था। तो ये था हमारे अंग्रेजी शासन, साइमन कमीशन। तो इसमें भी एग्ज़ाम के लिए जितना सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप याद रख लीजिएगा। साइमन कमीशन ईयर पूछेगा 1928, अध्यक्ष जॉन साइमन, डॉक्टर अंसारी ये नाम भी याद रखिएगा। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता यही किए थे। 1927 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता यही किए थे और इसी में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और बाकी साइमन गो करके नारा दिया गया था। लाला जी पर लाठीचार्ज किया गया था और लाठीचार्ज किनके नेतृत्व में किया गया था? सांडस, हमने पढ़ा अभी पिछला टॉपिक में। और इसी को मारने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी और राजगुरु सब शामिल थे और इसको मारने में सफल भी रहे और बहुत अच्छा किया। इससे पहले तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी भगत सिंह के दिमाग में घूम रहा था, तो उसका भी बदला ले लिया। हालांकि और अंग्रेज अधिकारी मिलता तो उन लोग पर भी यही हाल होता, लेकिन सिर्फ सांडस था वहाँ पे ना, तो सांडस मिला, उसी को दिया मार के। तो ये था क्रांतिकारी आंदोलन का चरण। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो 23 मार्च 1931 में ही फांसी की सज़ा दे दी गई। अब जब मेन लीडर सबको ही फांसी की सज़ा सुनाई गई तो ये एसोसिएशन भी, यानी कि ये जो गरम दल था, एक टाइम के बाद धीरे धीरे शिथिल हो गया, यानी कि समाप्त होने की ओर चला। अब गांधी जी भी यही चाहते थे। गांधी जी का विचारधारा यही था कि देखिए, जो गरम दल होता है ना, वो एक टाइम तक के लिए तो बहुत उत्साह में रहेगा, लेकिन उत्साह तुरंत डाउन हो जाता है। ज़्यादा लंबा, देखिए, अगर आपको लॉन्ग रेस जीतना है, लॉन्ग रेस, तो आपको एक एवरेज स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप शॉर्ट रेस अगर चाहते हैं तो आप फुल स्पीड से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अंग्रेज़ों के लिए हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी ना, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई थी आज़ादी को लेकर के, वो एक लंबा रेस था, एक लंबा रेस। और
इसके लिए आवश्यक था कि ये जो गरम दल है ना, गरम दल शुरुआत में तो ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और अंग्रेजी अधिकारी भी कम नहीं थे। आंदोलन को तुरंत दबा दिया गया, मतलब दबा दिया जाता था। यहाँ तक कि भगत सिंह राजगुरु पर आप जानते होंगे, और अब पढ़ के तो पता चल ही गया होगा कि चाह लिया था कि किसी भी तरीके से फांसी देना है तो दे दिया था। और इस तरीके से सभी गरम दल और उग्रवादी आंदोलन सबको आसानी से ब्रिटिश प्रशासन दबा दिया जाता था, मतलब दमन करने में सफल हो जाता था। जिस कारण से गांधी जी का यही मानना था कि देखिए, गरम दल ज़्यादा लंबा समय तक के लिए सही नहीं है, इसलिए नरम दल यानी कि गांधीवादी तरीका जो था वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हमें आज़ादी मिल सकेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 का बात है, और पूर्ण स्वराज 1929 में। ये क्या चीज़ है? तो साइमन कमीशन हो गया। साइमन आयोग के बाद देखिए पढ़ते हैं, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी। क्या रखी? कि अगर वह संविधान बना करके तैयार करे, कैसा संविधान जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। देखिए, साइमन कमीशन के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और वहीं पे एक अधिकारी था लॉर्ड बर्कनहेड, भारत सचिव। तो इन्होंने कहा कि देखिए, मतलब भारतीयों के सामने एक चुनौती रख दिया कि क्या भारत कोई ऐसा संविधान बना सकता है जिससे भारत में सभी लोग, मतलब जिसको भारत के सभी लोग माने। तो इसीलिए मतलब इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी अपना बातों को रखें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए, वही है नेहरू रिपोर्ट। सीधा सीधी भारत को संविधान बनाने के लिए कहा गया। तो भारत में क्या संविधान बनेगा? भारत में डोमिनियन स्टेट का मांग था। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट पर फोकस किया गया था। तो देखिए, भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, और फिर 1928 में बम्बई में हुए 2 सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और वही था नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। शॉर्ट में समझिए इतने सारे लाइंस को। सबसे पहले भारतीयों के समक्ष चुनौती रखा गया कि अगर वे कोई संविधान बना के तैयार करें जिससे मतलब जो भारत के सभी लोगों के द्वारा मान्य हो। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी अपना एक रिपोर्ट पेश किया, और वही है नेहरू रिपोर्ट, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की खाका तैयार किया। और नेहरू रिपोर्ट में जिस चीज़ पर फोकस किया गया था वो था डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन संविधान, नए डोमिनियन संविधान की मांग रखा गया था। अब डोमिनियन संविधान क्या था? यानी कि स्वराज, एक प्रकार से बोले तो स्वराज, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। कम से कम जो राज्य का शासन है ना, राज्य का शासन वो हमें सौंप दीजिए शासन, यानी कि राज्यों का शासन चलाने के लिए राज्य सरकार की उत्तरदायित्व होगी। यानी कि राज्यों में जो शासन स्थापित होगा वो ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा शासन, हमारा राज्य
हमें सौंप दीजिए। ये था डोमिनियन स्टेट, यानी कि एक स्वतंत्र प्रांत जो ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से मुक्त हो। तो ये था नेहरू रिपोर्ट, मेन यही फोकस किया गया था। लेकिन इसको मतलब ये पारित नहीं हो सका। तो दिसंबर 1928 में हुआ कलकत्ता में एक सम्मेलन। तो कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की मांगों को लेकर के मतदान किए गए। मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। तो वही होता है, कोई भी चीज़ उसको पारित करने के लिए मतदान किया जाता है। तो इस सम्मेलन में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जिन्ना ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग, उसी का अध्यक्ष था जिन्ना। एवं मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से अपना मांग सौंपा, 14 सूत्री मांगे पेश की। देखिए शॉर्ट में नेहरू रिपोर्ट को नकार दिया गया और नेहरू रिपोर्ट के बदले में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या दिया, अपना 14 सूत्री फार्मूला। 14 सूत्री फार्मूला, 14 सूत्री मांगों को रखा। जिन्ना बोला कि उसको हटाइए, इसको लीजिए, ये अच्छा है आपके शासन के लिए। तो कांग्रेस ने यह घोषणा की कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट का शासन नहीं दिया जाएगा, और इधर मतलब कांग्रेसों का तो एक ही डिमांड था, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए किसी भी तरीके से। तो कांग्रेस का यह घोषणा, मतलब कांग्रेस के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अगर 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट का शासन स्थापित नहीं होगा तो वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखेगी। यानी कि अब डोमिनियन स्टेट का बात नहीं होगा, अब हमें पूरा का पूरा स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और इसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन का मार्ग अपनाएगी, और इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। तो कांग्रेस के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार को दी गई चेतावनी का 1 वर्ष बीत गया। तो सरकार की बात तो मतलब सरकार तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची ये तो नहीं पता, लेकिन 1 वर्ष बीत गया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी या फिर ब्रिटिश सरकार इस बात को जरा से भी गंभीरता से नहीं लिया, है ना। 1 वर्ष बीत गया किंतु सरकार ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो क्या हुआ, तो जिसके फलस्वरूप दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ, लाहौर में, उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट का साफ साफ मांग था कि हमें डोमिनियन संविधान चाहिए, नई डोमिनियन संविधान। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा राज्य होगा, शासन भी हमारा होगा, हमारे राज्य सरकार होगी, ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होगी। तो इस मामला को इस चीज़ को ठुकरा दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसके बदले में दिया गया 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला इसलिए बोल रहे क्योंकि जिन्ना के द्वारा दिया गया था। तो लास्ट में ये जो कांग्रेस की पार्टी थी, इसने साफ साफ बोल दिया कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। अगर अंग्रेज 1 वर्ष के भीतर नहीं देता है तो हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी पड़ेगी। तो 1 वर्ष बीत गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 1929 का जब लाहौर अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का, उसमें साफ साफ बोल दिया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। बहुत झेल लिया अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों को भगाना ही उद्देश्य है हमारा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के पिताजी थे ना मोतीलाल नेहरू, जिनका नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का मांग था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को ही रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी पहुंच गए और भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ ये झंडा को फहराया गया, है ना। यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग तो लाहौर अधिवेशन में रख दिया, और 31 दिसंबर की रात 2 बजे रावी नदी के तट पर पहुंच गए नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ पे तिरंगा झंडा को लहराया गया और वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारा भी दिया गया, और बोल दिया कि जब संपूर्ण भारत सो रही है तब भारत आज़ादी का नींव रख चुका है। यानी कि अब हमें पूर्ण स्वराज अब से हम लोग मनाएंगे इस दिन, यानी कि इस दिन नहीं, उसके बाद से 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस।
देखिए 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस के कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया कि देखिए 2 जनवरी को समिति का गठन किया गया था, 31 दिसंबर को झंडा लहराया गया था। तो 31 दिसंबर को झंडा कार्यक्रम हो गया, 2 जनवरी को यह मतलब कांग्रेस का समिति का गठन किया गया और इसी में यह निर्णय लिया गया कि अब से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी दिन से 26 जनवरी महत्व हो गया। 26 जनवरी का एक अलग से महत्व स्थापित हो गया। जनवरी का महीना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि अब कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीना में आयोजित नहीं होगा, क्योंकि देश आज़ादी का नींव रख चुका है। अब से मतलब देश आज़ादी का नींव रख चुका है ना, तो अब जनवरी महीना में ही हमारा अधिवेशन होगा कांग्रेस का। और 26 जनवरी इस दिन चूँकि अब स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा, तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को, लागू नहीं हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1947 को ही हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। सॉरी 47 नहीं 49, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने का जो डेट रखा गया था वो 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी रखा गया। और इस ईयर कौन सा हो गया 1950, इसी दिन के लिए, क्योंकि इस दिन को भुलाया नहीं जा सकता था। तो क्यों ना हमें जो जब से हम लोग स्वराज दिवस मनाते आ रहे हैं उसी दिन से हम लोग अब गणतंत्र दिवस भी मनाया जाएगा, है ना। तो ये था पूरा कहानी। आगे देखते हैं। तो वही सब बात है कि भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी का दिन भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। जब तक भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित रहा तब तक प्रत्येक 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी को स्मरणीय दिन को वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुन लिया गया और उसी दिन भारत का संविधान भी लागू हुआ था। तो हुआ क्या, नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना। नेहरू रिपोर्ट के बदले में जिन्ना ने दिया 14 सूत्र जिन्ना फार्मूला। बाद में जवाहरलाल नेहरू तो पूर्ण स्वराज का ही मांग कर दिया। तो इतनी जल्दी आज़ादी हमें मिलने वाली तो है नहीं। तो अब आए गांधी जी। गांधी जी यहाँ पे देखिए, गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे सौंपा गया। कब, तो ये कहानी है 31 जनवरी 1930 का। तो गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय के पद पे थे इरविन तो गांधी जी से पूरा नफरत करते थे। तो गांधी जी की कौन सा मानेगा, कुछ भी नहीं माना, कुछ भी नहीं। हालांकि गांधी जी सौंपे अपनी 11 सूत्री मांगों को, लेकिन इरविन नहीं माना। तो 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी थी गांधी जी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के पास रैमजे मैकडोनाल्ड, और वायसराय के पद पे तो यही थे इरविन। तो इरविन तो गांधी जी की किसी भी मांग को मानने वाले नहीं हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी नहीं माने, कोई सकारात्मक तथ्य सामने नहीं आया। तो गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, जिसके कारण 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी का नेतृत्व सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। तो अब गांधी जी अपना रूप में वापस आ गए। देखिए एक बार कहानी को थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन फेल हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद बहुत सारा दल आपस में टूट गया, कांग्रेस भी टूट गया था। एक परिवर्तन चाहता था, एक परिवर्तन नहीं चाहता था। स्वराज पार्टी हमने देखा। लास्ट में पता चला कि हमें इस तरह मतलब अगर दलों को तोड़ेंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगा। तो फिर से गांधी जी समझाए सभी को और स्वराज पार्टी भी ख़त्म हो गया था उस टाइम तक। फिर नेहरू रिपोर्ट नहीं पारित हो पाया। फिर जिन्ना ने दे दिया 14 सूत्र जिन्ना फॉर्मूला। फिर पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया। फिर गांधी जी ने जब 11 सूत्री मांगों को रखा, ये भी सक्सेस नहीं हुआ। तो गांधी जी ने सोच लिया कि अब कुछ बड़ा किया जाए।
तो गांधी जी अब कौन सा आंदोलन का प्रारूप तैयार किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। वही चीज़ है जो असहयोग आंदोलन में था, स्वरूप वही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका मतलब यही है कि हमें एकदम अहिंसात्मक तरीके से यानी कि विनम्र तरीके से ही अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करना है। यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नोट में हमने लिखा है कि 11 सूत्री मांगों को गांधी जी द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। इसको आप सीधा सीधी याद रख लीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन हमने पढ़ लिया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग अब देखते हैं। 1930 से 33 तक का कहानी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। तो यह गांधी जी का दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। अब दांडी मार्च क्या है? तो इस दिन गांधी जी अपने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। देखिए आंदोलन की शुरुआत कैसे हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये गुजरात है, साबरमती मान के चलिए यहाँ पे है, यहीं पे है, मतलब रफ डायग्राम है ना, और दांडी है कुछ यहाँ पे समुद्र तट पर एकदम यहाँ पे। तो गांधी जी ये जो डिस्टेंस है ना, ये पैदल ही ट्रैवल करने लगे। स्टार्टिंग में तो 78 अनुयायी थे, एंड आते आते काफ़ी सारे लोग यहाँ पे शामिल हो गए थे। सरोजिनी नायडू भी इसमें शामिल हो गई थी। करीब 375 किलोमीटर का डिस्टेंस गांधी जी पैदल ट्रैवल किए थे, लगभग 1 महीना के आसपास। 6 अप्रैल को गांधी जी यहाँ पे दांडी पहुँचे थे। 12 मार्च से शुरू किए और 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे। और दांडी पहुँच करके सबसे पहले गांधी जी समुद्र से पानी उठाए, उसको भाप बना के उड़ाए और नमक बना के तैयार कर दिए, और अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसको दिया तोड़ के। तो वही है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, सभी लोगों को नमक बनाने सिखा दिया। उस समय नमक के उत्पादन पर सरकार का ही एक अधिकार था, है ना, नमक के उत्पादन में सिर्फ सरकार का ही एक अधिकार था। तो गांधी जी इसको तोड़ दिया, गांधी जी नमक वहाँ पे खुद से बना दिए। अतः किसी के लिए नमक बनाना गैरकानूनी था तो था। तो गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो गांधी जी अपने अनुयायियों को बोले, भीड़ तो काफ़ी सारा था यहाँ पे दांडी में, है ना, काफ़ी सारा भीड़ था। तो भीड़ को गांधी जी समझाएं कि अगर हम लोग अंग्रेज़ों को सभी चीज़ों का इसी प्रकार से बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाएंगे तो अंग्रेज़ों को नुकसान होगा, वो लोग भारत छोड़ के भाग जाएगा और हमें आज़ादी मिल जाएगा। वही बात जो असहयोग आंदोलन में बोला गया था, वही चीज़ है। अंग्रेजी चीज़ों का एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से हमें बहिष्कार करना है, विनम्र तरीके से, ज़्यादा हो हल्ला नहीं, हिंसा नहीं करना है। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। कॉपी पेस्ट है कहीं ना कहीं ये। फिर तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचापल्ली से वेदरायम तक की यात्रा की, ये केरल में स्थित है। तो वहीं पे जिस प्रकार से गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे थे ना, साबरमती आश्रम से दांडी, तो ये भी त्रिचापल्ली से लेकर के वेदरायन तक की यात्रा किया था। गुजरात में अगर बात करें धरसाना में, तो सरोजनी नायडू ने नमक के सरकारी डिपो तक अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। यानी कि सरोजनी नायडू गुजरात में इस मतलब यही आंदोलन जिस प्रकार से गांधी जी किए थे वो यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज किया जाता है और काफ़ी सारे लोगों को, यानी 300 से अधिक सत्याग्रही को घायल कर दिया जाता है। यानी कि शॉर्ट में बोलें तो अंग्रेज इसको दबा दिया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको दबा दिया जाता है, सरोजनी नायडू की इस यात्रा को। फिर केरल में अगर देखें तो केरल में केलप्पन से कालीकट बंदरगाह तक, कालीकट तक, सॉरी उल्टा हो गया, केलप्पन तो इंसान का नाम है,
केलप्पन ने, ये नाम याद रखना है आपको, कालीकट से पोयानूर तक की यात्रा की थी, नमक यात्रा। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपबंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में चलाया गया था। ये सब नाम आप याद रख लीजिएगा। फिर 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के कारण जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया। नेहरू जी को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है। और 4 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने घोषणा किया था कि वे धरसाना नमक कारखाने पर धावा बोलेंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और तीव्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी को भी अंततः गिरफ्तार कर लिया जाता है, लोगों को भड़काने के जुर्म में। और अंग्रेज कर ही क्या सकता है और क्या आरोप लगा सकता है। तो बस गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। और जब गांधी जी का गिरफ्तारी हो गई तो आंदोलन और तीव्र हो गया, क्योंकि गांधी जी का उद्देश्य तो कंप्लीट हो गया ना। लोगों को जो जागरूक करना था, जितने सारे आंदोलन का मतलब आंदोलन में जितने सारे तथ्य शामिल था, सब लोगों को बता चुका था। हाँ, इस लाइन को हटा दीजिए। ये फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इनके नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार गफ्फार, ईश्वर के सेवक नामक संस्था बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। और ये लोग अहिंसा एवं स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। यानी कि सीधा सीधी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो इस आंदोलन को जो लीड किए थे वो किए थे खान अब्दुल गफर खान। और खान अब्दुल गफर खान को ही सीमांत गांधी बोला जाता है। पूर्वी भारत में जनता ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। अब देखिए, कोई भी आंदोलन में अगर महिलाओं की भी भागीदारी हो जाती है ना, तो वो आंदोलन और भी ज़्यादा सक्सेस यानी कि और भी ज़्यादा प्रगति करता है। तो हज़ारों महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया, विदेशी वस्त्रों और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। अब समझिए यहाँ पे हुआ क्या। तो हमने तो ये पढ़ लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजी चीज़ों का प्यार से सभी चीज़ों को मना करना है। तो सबसे पहले गांधी जी दांडी पहुँच करके नमक कानून तोड़ते हैं, सभी को नमक बनाने सीख लेता है, क्योंकि नमक पर अंग्रेज़ों का एक अधिकार था। तो ये सब कहानी होता है। कौन कौन क्षेत्र से किसने किसने नेतृत्व प्रदान किया हमने पढ़ा। तमिलनाडु से सी राजगोपालाचारी, धरसना गुजरात से सरोजनी नायडू, बाद में पुलिस द्वारा इसको दमन कर दिया जाता है। केरल के क्षेत्र से ये के कलप्पन, फिर उड़ीसा में गोपबंधु चौधरी, उसके बाद ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से ये सीमांत गांधी। तो ये सब चीज़ था। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होने लगा, अंग्रेज़ों को थोड़ा सा लगने लगा कि मतलब फ़ायदा नहीं होने लगा, थोड़ा लॉस में जाने लगा अंग्रेज। अब अंग्रेज कुछ संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से 32 के बीच में ना 3 गोलमेज सम्मेलन रखा था। और तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन पर डिस्कस करने के लिए बुलाए थे गांधी जी को। तो गांधी जी साफ साफ मना कर दिए कि हमें आपके सम्मेलन में उपस्थित नहीं होना है, मेरे कुछ मांग है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद कुछ सोचेंगे। गांधी जी अपना आंदोलन में बिजी रहे। यानी कि यहाँ के सभी लोगों को आंदोलन में सॉरी देखिए हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं मिस्टेक बोल दिया। गांधी जी तो अभी जेल में कैद है, जेल में कैद है ना गांधी जी, लेकिन यहाँ के लोग जितने सारे लोग थे भारत में, सबको तो इस आंदोलन में बिजी है। और 1930 से 32 में एक सम्मेलन रखा गया लंदन में, गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी को बोला गया कि एक काम कीजिए, आप असहयोग आंदोलन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको वापस ले लीजिए, बदले में हम कुछ सोचेंगे। गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए कहा गया था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था, लेकिन गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो नहीं गए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला सम्मेलन आयोजित किया था।
इसका उद्देश्य था कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर विचार करना। अब साइमन कमीशन का रिपोर्ट का जो विचार है वो अभी किया जा रहा है और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। कांग्रेस का बोलना था कि हम आपके सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, वही सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। जबकि भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कुछ अन्य संगठनों ने के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। कुछ अन्य दल के लोग थे जो इसमें शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस नहीं हुए थे। कांग्रेस में थे महात्मा गांधी जी भी। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और कांग्रेस के द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार करने के कारण इसका कोई सार्थक परिणाम निकलकर नहीं आया। और आता भी कैसे? गांधी जी तो यहाँ पे बिजी है अपना आंदोलन को लीड करने में, हालांकि जेल में है, तो क्या हुआ? उद्देश्य तो सब उसी का है ना। चलिए, तो अब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे वो गांधी जी से समझौता करना चाहते थे। तो वहाँ के प्रधानमंत्री बोले यहाँ के वायसराय को, भारत के वायसराय को, कौन थे वायसराय? इरविन। तो गांधी जी को बोले, सॉरी इरविन को बोले कि आप गांधी जी से समझौता कीजिए कुछ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अब हो रहा है ये आंदोलन जो गांधी जी चला कर रखे हैं पूरा भारत में। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 में। ये टॉपिक, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये ईयर, साल इम्पोर्टेंट है 1931। डेट भी पूछता है 5 मार्च, हालांकि हमने लिखा है इस चीज़ को, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी की कुछ मांग रहता है, उसको पूरा करने के लिए इस समझौते को किया जाता है। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात, क्योंकि असफल क्यों हुआ था? क्योंकि कोई भी कांग्रेसी नेता शामिल नहीं था, कई तो जेल में कैद था। तो असफलता के पश्चात ब्रिटिश सरकार कांग्रेस तथा गांधी जी के सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यह अनुभव किया गया कि जब तक भारत के प्रमुख राजनीतिक दल की सहमति प्राप्त नहीं होगी तब तक संवैधानिक सुधारों की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाएगी। तो गोलमेज सम्मेलन में यही सब चीज़ों का बात किया जाता, संवैधानिक सुधारों का, लेकिन कोई कांग्रेसी दल के नेता वहाँ पे था ही नहीं, तो कैसे सक्सेस हो पाता? तो इसी कारण से सरकार ने उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू को, जयकर को, श्रीनिवास शास्त्री के माध्यम से गांधी जी को तत्कालीन वायसराय इरविन से बात करने के लिए तैयार किया। तो गांधी जी को बोला कि आप थोड़ा समझौता कर लीजिए, कुछ एक बार भेंट तो कीजिए, एक बार बातचीत तो कीजिए। तो गांधी और इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ। जैसे ही गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तो इसमें प्रमुख मुद्दा क्या था? प्रमुख मुद्दा ये था कि 5 मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि देखिए, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। देखिए, शॉर्ट में समझिए, डेट है 5 मार्च, और भगत सिंह के ऊपर फांसी का मुकदमा अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। इसी टाइम पे हमने पढ़ा भगत सिंह के बारे में, 23 मार्च को उन्हें फांसी होने वाली थी। तो गांधी जी का मांग था कि भगत सिंह और जितने सारे राजनीतिक कैदी थे सभी के ऊपर मुकदमा हटा दिया जाए। तो इरविन ने बोला ठीक है। इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हो गया कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद भी भगत सिंह को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और जब जवाब मांगा गया तो ये बोला गया कि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमा था, ना कि राजनीतिक, है ना। तो यहाँ पे इरविन हिल गया गांधी जी से, और गांधी जी यहाँ पे समझौता अच्छा से नहीं कर पाए। यहाँ पे साफ साफ भगत सिंह की फांसी की सज़ा को गांधी जी यहाँ पे शायद माफ़ कर सकते थे अगर इरविन से थोड़ा प्रेशर बनाते तो। लेकिन यहाँ पे इरविन को बोला कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करना है, तो बस सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, इन सबको फांसी की सज़ा दे दी गई थी क्योंकि इनके ऊपर आपराधिक मुकदमा था। तो यहाँ पे थोड़ा गांधी जी से मिस्टेक हुआ था।
और भी रीज़न था। भगत सिंह की फांसी को अगर माफ़ नहीं किया जा सका ना, तो इसके लिए एक उत्तरदायित्व तो ये भी है कि पूरा का पूरा भारत भी नहीं, मतलब पूरा का पूरा भारत, पूरा देश कोई इतना आगे नहीं आया, मतलब नहीं आया था कोई इतना आगे। यानी कि इस मुद्दा को अगर पूरा भारतवासियों के द्वारा उठाया जाता ना पूरा अच्छी तरीके से, और इस टाइम तो आंदोलन भी चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकता था। तो कोई भी इसको बचाने की कोशिश किया ही नहीं। तो राजनीतिक कैदियों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन भगत सिंह 23 मार्च को फांसी की सज़ा दे दिया गया था भगत सिंह को। कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए। तो जब समझौता हो गया गांधी इरविन के बीच में, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोला कि गांधी जी को कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को भी नुकसान हो रहा है। तो समझौता हो गया। तो उसके बाद बस गांधी जी इसको स्थगित करने पर सहमत हो गए। और जब स्थगन करने के लिए सहमत हो गए, तो अब कांग्रेस का जो नेता है खुद गांधी जी कांग्रेस के जो मतलब कांग्रेस में ही ना शामिल थे गांधी जी, तो वो खुद अब गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुँचे लंदन। लेकिन जाने के साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि वापस उठ के वो वापस आ गए भारत, और अपना जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको जारी रखा। क्या हुआ समझेंगे हम लोग। तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमत हो गए, और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस शर्त पर तैयार हो गई कि प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था एवं उत्तरदायित्व शासन होगा। यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों का बात किया जा रहा है ना, तो उसमें निश्चित ही कोई सकारात्मक कदम उठाया जाएगा, कुछ संघीय व्यवस्था कुछ अच्छा ही होगा, है ना। ये गांधी जी के द्वारा वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिर गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति देने हेतु 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ पे? कांग्रेस का अधिवेशन कराची में। और ये आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधे पूछा गया क्वेश्चन है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति देने के लिए इस कांग्रेस का अधिवेशन को आयोजित किया गया था। कहाँ पे? कराची, पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान, उस टाइम तो अखंड भारत था। तो इस सम्मेलन से 6 दिन पूर्व ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी दे दी गई, जिससे संपूर्ण देश में रोष व्याप्त था। तो ये तो मैंने आप सभी को बताया। पूरा देश चाहता है और गांधी जी चाहते, कांग्रेस चाहता, तो शायद भगत सिंह के फांसी को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पे इरविन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, गांधी जी भी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं कर पाए। फिर राष्ट्रवादियों का मानना था कि गांधी जी को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए था। वही बात है, गांधी जी को समझौते पर हस्ताक्षर करना ही नहीं चाहिए था। कोई समझौता नहीं होता, भारत में आंदोलन जारी रहता, अंग्रेजों को लॉस होता। जब महात्मा गांधी जी आंदोलन पर साइन किए, लेकिन भगत सिंह को फिर भी फांसी हो गया। तो बस वही आक्रोश था सभी युवाओं में। तो युवा कांग्रेसी नेताओं में गांधी जी के प्रति असंतुष्टि का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा से ना बचा पाने की वजह से था। तो फांसी की सज़ा नहीं बचा पाया, तो सभी भारतीय लोग और खासकर युवा लोग गांधी जी से नाराज़ हो गए। तो खैर, जो होना था हो गया, समझौता तो हो गया, और इधर असहयोग आंदोलन स्थगित भी कर चुके थे गांधी जी। तो अब गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना था 1931 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में की जाती है। वहीं पे सारा गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी। गांधी जी के साथ SS राजपूताना जहाज में महादेव देसाई, देवदास गांधी,
घनश्याम दास बिड़ला तथा मीराबेन भी शामिल थी। इतने लोग थे। फिर इस सम्मेलन में शामिल अन्य नेता थे सरोजिनी नायडू। देखिए एक लाइन यहाँ पे था, जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ ना, तो चूंकि इरविन गांधी जी से समझौता करने के लिए तैयार हो गए, वही इरविन जो गांधी जी से नफरत करते थे और संवैधानिक सुधारों का बात भी रखा था गोलमेज सम्मेलन में, तो सरोजिनी नायडू ने किन्हें गांधी जी को और इरविन दोनों को दो महात्माओं का मिलन कहा है इस समझौते के तहत, है ना। यानी कि गांधी जी को और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो सरोजिनी नायडू, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा नाम आपको याद नहीं रखना है। इस सम्मेलन में कौन कौन नेता शामिल थे। इस सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा अर्धनग्न फकीर। देखिए जब गांधी जी पहुंचे लंदन, तो गांधी जी का अपना वेशभूषा धोती कुर्ता था और इसी वेशभूषा में पहुंचे थे लंदन। पहुंचने के साथ ही जब विंस्टन चर्चिल इसको देखा, गांधी जी को देखा, तो बोला कि ये है गांधी जी, तो इसको एक उपाधि दिया अर्धनग्न फकीर, और ये आपको याद रखना है। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। अब देखिए हुआ क्या था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी पहुंचे, वहीं पर बात किया गया कि देखिए हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने जा रहे हैं दलितों के लिए। तुरंत गांधी जी उठे और वापस चल दिए भारत, जैसे इस प्रस्ताव को वहाँ पे रखा गया उसी के साथ ही। अब इसके पीछे रीज़न क्या था। हालांकि गांधी जी के इस विचार से भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुआ था कुछ नेताओं के बीच। खुद भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हुआ, बाद में समझौता हुआ, फिर सही हो गया। लेकिन दलितों के लिए अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र उस टाइम दिया रहता तो वही होता जो अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है। यानी कि भारत से जिस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ ना, वही हो जाता। तो गांधी जी इसको शुरू में ही इसको सोच लिए थे। देखिए मान के चलिए ये एक साम्राज्य है, इसमें सभी तरह के लोग शामिल हैं। अब अगर हम लोग पर्टिकुलर दलितों के लिए अलग से क्षेत्र मान के चलिए ये वाला दे दिए दलितों के लिए, कल दिन अगर ये पार्टी और दलित आपस में कुछ अगर विवाद होगा तो दलित पक्का यही डिमांड करेगा कि ठीक है आप लोग अपना जगह खुश रहिए, हम लोग अपना जगह खुश रहेंगे। और इसी तरीके से ये जो देश है ना, ये साम्राज्य, ये दो पार्ट में जाएगा टूट के। जैसे अभी पाकिस्तान टूटा है ना, जिन्ना अलग से मांग के ना हमें पाकिस्तान दे दीजिए जहाँ पे मुस्लिमों की बहुलता होगी, उसी प्रकार से ये मामला हो सकता था। इसीलिए गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि पर्टिकुलर कोई जगह को हम दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र दें। हाँ ये हो सकता है कि पूरा साम्राज्य, पूरा भारत है, जहाँ तहाँ से मतलब अलग अलग प्रांतों से आप आरक्षण दे सकते हैं, दलितों को आरक्षण सीटें दे सकते हैं, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, ये हो सकता है। इससे देश टूटने की संभावना नहीं है। लेकिन एक जगह से अगर बोलेंगे, मान के चलिए ये कंप्लीट जगह, तो ये पॉसिबल नहीं है। गांधी जी के रहते ये पॉसिबल नहीं है। मॉडल मीटर सुधार में जो किया गया वो गांधी जी रिपीट नहीं करेंगे। ये था मामला। तो सांप्रदायिक समस्या पर इसी में विवाद हो गया था और ये आंदोलन, यानी कि ये जो सम्मेलन था, आंदोलन गलती से बोल दिए, ये सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की थी। इसी को गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, सीधा सीधे अस्वीकार कर दिया कि अलग से हम निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, अलग अलग जगह से चाहिए तो हम दे सकते हैं। बाद में समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर के साथ पुणे में। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। तो गांधी जी सम्मेलन छोड़ के भारत वापस आ गए और भारत में अपना जो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो जारी रखा। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा। तो सरकार के द्वारा जो आंदोलन कर रहे थे, मतलब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ना,
और यहाँ पे गांधी जी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र को गांधी जी अस्वीकार कर दिए। तो भीमराव अम्बेडकर जी भी गांधी जी से थोड़ा सा नाराज़ हो गए, क्योंकि अम्बेडकर जी को लगा कि गांधी जी नहीं चाहते दलितों को आरक्षण क्षेत्र मिले। ये सब मामला हो गया। तो गांधी जी को भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था पूना के यरवदा जेल में। फिर बाद में पूना पैक्ट होता है 24 दिसंबर 1932 को। ये डेट आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हुआ क्या था? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ। समझौता इसी बात पर था कि गांधी जी आखिर क्यों नहीं चाहते हैं कि दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिले। तो इसके लिए एक समझौता हुआ पूना में, पूना पैक्ट कहते हैं उसको। तो दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही, यरवदा जेल में उनको कैद कर दिया गया था। तो वहीं पे आमरण अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल। गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए कि हम पृथक को, मतलब दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। लास्ट में जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए और गांधी जी का तबीयत भी बिगड़ने लगा, तब मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से एक समझौता होता है अम्बेडकर के बीच और गांधी जी के बीच। मदन मोहन मालवीय जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी, इतने सारे लोगों के प्रयत्नों से 1932 में गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौता में गांधी जी समझाएं अम्बेडकर जी को कि देखिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ दिया लाइन, मतलब वही बात को रखा गया कि देखिए, अगर हम लोग अलग से निर्वाचन क्षेत्र देंगे, मान के चलिए ये क्षेत्र, तो कल दिन ए साम्राज्य और बी में, मान के चलिए यहाँ पे ए में कुछ और संप्रदाय हो जाएगा, बी में कुछ और हो जाएगा, बी में दलितों का बहुलता हो जाएगा। तो कल दिन अगर कुछ विवाद होगा, अगर विवाद होते रहे हैं भारत में, हम लोग देखें तो भाषाई विवाद देख ही पा रहे हैं। आखिर जितना सारा राज्य टूटा है वो सिर्फ भाषा के आधार पर ही तो टूटा है ज़्यादातर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, है ना, हरियाणा हो, फिर आंध्र प्रदेश हो। ये सब हिस्ट्री तो आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा। तो भाषाई विवाद के कारण जब राज्य टूट सकते हैं, तो दलितों को अलग क्षेत्र अगर दिया जाएगा तो राज्य या फिर देश भी टूट सकता था। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, और वही पाकिस्तान प्रांत एक दिन अलग से अपना, अभी तो पाकिस्तान शब्द का हम यूज़ कर रहे हैं, उस टाइम तो भारत था ना, उस टाइम मुस्लिम के लिए अलग क्षेत्र दिया गया था। वही मुस्लिम साम्राज्य अभी पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान उस टाइम था। यानी कि मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचन क्षेत्र देना पड़ गया, महंगा और भारी। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ? तो गांधी जी अम्बेडकर जी को बोले कि आप, मतलब गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि किसी एक जगह को अलग से निर्वाचन क्षेत्र के रूप में दलितों को दिया जाए। हाँ, पूरा भारत में इधर उधर से, जहाँ तहाँ से आप दे सकते हैं, जहाँ तहाँ से इधर उधर से। तो पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147, कुछ बुक्स में 148 भी आपको मिलेगा, इतना आरक्षित की गई। गांधी जी बोले कि 71 तो चाहते थे ना, 71 सीट रिजर्व रखना चाहते थे हाँ दलितों के लिए। तो गांधी जी इसको और डबल कर दिए कि आप 148 ले लीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई जगह से नहीं होना चाहिए, देश के अलग अलग क्षेत्रों से होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है कि गांधी जी विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 नहीं, उसको बढ़ा करके 147 कर दिए, 148 कर दिए। 147 या 48 दोनों याद रखिए, एग्जाम में जो पूछा जाए वही ऑप्शन आपको हिट करना है। ज़्यादातर बुक में आपको 148 ही मिलेगा। इतनी सीटें आरक्षित कर दी गई और केंद्र विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो गांधी जी नहीं चाहते थे, गांधी जी का यह विचार नहीं था
कि दलितों को निर्वाचन क्षेत्र ना मिले, दलितों को निर्वाचन क्षेत्र ना मिले, ये गांधी जी नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि दलितों को निर्वाचन क्षेत्र मिले, लेकिन किस तरीके से, तरीका थोड़ा अलग था। और अंबेडकर जी चाहते थे 71 सीट, है ना, 71 सीट दलितों को देना चाहते थे। गांधी जी उसको और बढ़ा दिए, और कितना दे दिए, 148। तो बस यही समझौता हुआ और विवाद टल गया। अंबेडकर जी को गांधी जी के सारे बात समझ में आ गया। फिर दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने और गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह समझौता संपन्न हुआ। सिंपल सा पुना पैक्ट, दलितों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जा रहा था, पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान किए जाने के जो विरोध था, मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में था। साफ साफ हमने यहाँ पे लिख दिया है, यही लाइन आपको याद रखना है एक वर्ड में। बाद में दलितों के लिए कितना सीटें दिया गया, तो 148 या 147, ये दोनों तथ्य हमने यहाँ पे रख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और कितना बात किया गया था, तो 71। गांधी जी स्कोर बढ़ा करके 148 सीटें आरक्षित कर दी है। इसके साथ ही केंद्र विधानमंडल में भी दलितों के लिए 18% सीटों का आरक्षण किया गया। तो ये था पुना पैक्ट। अब एक आखिरी गोलमेज सम्मेलन होता है तीसरा, 1932। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 17 नवंबर 1932 को। लंदन में होने वाले इस सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी, और यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। देखिए, भारत शासन अधिनियम हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 1935, है ना। और इसकी डिटेल्स, हाँ, इसका और डिटेल्स आप लोग पॉलिटी में पढ़िएगा। बाकी हिस्ट्री के लिए जितना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में अब बताऊंगा। ये लाइन याद रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे डॉक्टर अंबेडकर जी। ये दलित समाज से थे अंबेडकर। तो आज का सेशन हमारा ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हुआ। हमने 1915 से 35 तक का सारे कहानी को अच्छे से पढ़ा, समझा, मेन चीज़ों को याद रखा। अब हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 1947 तक का कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका हिस्ट्री का पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि और 1 से 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री ख़त्म। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।